अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसे आप देख सकते हैं मोमेंटम के बारे में, तो मोमेंटम आज हम डिस्कस करते हैं। मोमेंटम इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द मोशन। ये डिपेंड करता है मास पर, वेलोसिटी पे। ये वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो मोमेंटम नेगेटिव होगा। जैसे अगर ये आप फॉरवर्ड पॉजिटिव ले रहे हैं तो बैकवर्ड नेगेटिव। ठीक है, मोमेंटम फाइंड करने के लिए मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके यूनिट्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड है या न्यूटन सेकंड्स भी हो सकते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए नॉर्मली पॉजिटिव, बैकवर्ड के लिए हम नेगेटिव लेते हैं। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल बॉल इज़ मूविंग with the speed of the 75 meter per second by a racket. 60 gram is the mass of the ball, and if I ask you find the momentum of the ball, so you can simply find it by multiplying mass with the velocity. तो ये आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर ये ब्लॉक है, द मास ऑफ द ब्लॉक इज 3 kg and it's moving with the 1.5 मीटर पर सेकंड, सो यू कैन इजीली फाइंड द मोमेंटम ऑफ दिस ब्लॉक। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, जहाँ मास kg में था वहाँ पे आपने उसको kg में ही रखा है। ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर लें तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे लेकिन ग्राम्स में था तो आपने उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है गाइस, सेकंड थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इट कि जो मोमेंटम है इसमें एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं और वो टकराते हैं तो टकराने से पहले उन दोनों का मोमेंटम ऐड कर दें। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर कि अगर मैं इस रेड बॉल का मोमेंटम निकालूंगा तो मैं इसको एम को यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ब्लू बॉल का मोमेंटम अगर ये रेस्ट में है तो ज़ीरो होगा, लेकिन अगर किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका मोमेंटम भी कुछ ना कुछ हो सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि इसकी ब्लू बॉल की जो वेलोसिटी है वो कैपिटल यू है तो इसका मोमेंटम होगा कैपिटल एम कैपिटल यू। तो दोनों का सम, ये मोमेंटम है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमेशा इक्वल होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब देखें कोलिजन के बाद क्या हुआ है। कोलिजन के बाद ये हुआ है कि स्मॉल जो रेड बॉल है वो मूव कर रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में और जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है वो ब्लू बॉल है। तो आपकी जो डायरेक्शन आपने फॉरवर्ड ली थी वो पॉजिटिव ली थी। द रीज़न इज़ दिस कि आपने इसकी जो वेलोसिटी है उसको भी फिर पॉजिटिव लिया है। और अगर इसका मोमेंटम मालूम करते हैं आप ब्लू बॉल का तो इट इज़ द एम वी, ये आपके पास पॉजिटिव एम वी आएगा। और अगर आप इसका मोमेंटम लेते हैं तो ये डायरेक्शन अब माइनस में आएगी। क्यों नेगेटिव आएगी? क्योंकि ये बैकवर्ड डायरेक्शन है तो इसकी वजह से ये नेगेटिव हो गई, तो इसका मोमेंटम माइनस एम वी होगा। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। ये आपके पास माइनस एम वी हो जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल मोमेंटम एम वी माइनस एम वी होगा। दिस इज़ अ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू गाइस। तो ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमेशा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के इक्वल होता है और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने बड़े बॉल के मोमेंटम को कंसीडर नहीं किया हुआ लेफ़्ट साइड पे। क्यों नहीं किया? लेफ़्ट साइड पे हमने एक ही मोमेंटम क्यों लिया? क्योंकि वो वहाँ पे ज़ीरो था और अगर कुछ ना कुछ होता उसका मोमेंटम तो हम उसको भी ऐड कर सकते थे अगर उसकी कोई वेलोसिटी होती तो। ठीक है, फॉरवर्ड वेलोसिटीज़ नॉर्मली मैं बार बार बात कर रहा हूँ पॉजिटिव और बैकवर्ड को नेगेटिव कंसिडर करते हैं। सेकेंडली, यहाँ पे जब आप इम्पल्स की बात करते हैं तो किसी भी बॉडी की ये मोमेंटम में जब चेंज आता है, चेंज इन मोमेंटम, मिसाल के तौर पे यहीं पे मैं आपके सामने शो कर देता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है और उसका मास m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और उस पर लगती है फोर्स जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी हो जाती है चेंज, तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मोमेंटम mu है, यहाँ पे mv हो जाएगा। तो हमने चेंज कैसे निकालना है? mv में से माइनस कर दिया mu को, ये हमारे पास आ गया चेंज। ठीक है ना, ये जो चेंज आता है मोमेंटम में, दैट डिपेंड ऑन द फोर्स कि कितनी फोर्स इस पर लग रही है। जितनी ज़्यादा इस पर फोर्स लगती है मोमेंटम में चेंज भी उतना ज़्यादा आता है। अच्छा खैर, ये जो चेंज आ रहा है मोमेंटम में, दैट चेंज इन मोमेंटम इज़ कॉल्ड इम्पल्स। इसको आप इम्पल्स कहते हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है अगर इसको टाइम से डिवाइड कर दें तो ये फोर्स के इक्वल हो जाता है। यानी अगर इसी इक्वेशन में अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पहली बात तो आप ये समझ लें कि चेंज इन मोमेंटम जो है दिस वन इज़ इक्वल टू द इम्पल्स। और ये देखें लिखी हुई इक्वेशन, चेंज इन मोमेंटम इज़ इक्वल टू इम्पल्स। और अगर इसी मोमेंटम को, चेंज इन मोमेंटम को मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ टाइम से, तो ये चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम इक्वल्स टू फोर्स। ये आपके पास फोर्स के इक्वल होता है, यानी कि एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल टू फोर्स। ये फोर्स के इक्वल आता है। अच्छा, टी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम है इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। ये वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट पे लगी है, कितने टाइम में लगी है, जितने टाइम तक वो कांटेक्ट में रहा उसके साथ, जिस कांटेक्ट के अंदर वो फोर्स लगी। मिसाल के तौर पे आपने एक बॉल को हिट किया और उसके साथ आपका जो बॉल का कांटेक्ट है ये 1 सेकंड का था,
ठीक है ना। इस 1 सेकेंड में जो आपने फोर्स लगाई है बॉल के ऊपर, तो इसमें जो मोमेंटम में चेंज आएगा, दैट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। और ये इम्पल्स आपका फोर्स पे भी डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको F/T से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी फोर्स को टाइम से अगर मल्टीप्लाई कर दें, टाइम इन कॉन्टैक्ट हमें पता है, उसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इम्पल्स मालूम हो जाता है। आई थिंक गाइज दिस वन विल बी क्लियर टू यू, और आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इम्पल्स आपके पास चेंज इन मोमेंटम है, और इम्पल्स आपके पास फोर्स इनटू टाइम के इक्वल भी होता है, और ये फोर्स इनटू टाइम खुद चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। ये इक्वेशंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। तो आई होप ये क्लियर हो गई होंगी। देन आई एम गोइंग टू डिस्कस द सम पास्ट पेपर। क्वेश्चंस को मैं जल्दी से रिकैप करता हूँ आपके सामने। एक फुटबॉल को किक किया गया, बॉल वर्टिकली अपवर्ड मूव करता है। इनिशियली द बॉल इज स्टेशनरी। याद रखें स्टेशनरी का मतलब है कि उसकी स्पीड 0 थी शुरू में। हिज बूट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द बॉल फॉर द 0.05 सेकेंड। ये वो टाइम है जितने आपके पास वो टाइम कॉन्टैक्ट में आया है। एवरेज रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉल ड्यूरिंग दिस टाइम इज 180 न्यूटन। द बॉल लीव हिज फुट एट द 20 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इम्पल्स ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं आप। इम्पल्स फाइंड करने के लिए फार्मूला आप यूज़ करेंगे फोर्स इंटू टाइम, जो अभी अभी मैंने आपको बताया। देखें जितने टाइम में आपका बूट बॉल के साथ कॉन्टैक्ट में रहा है, उस टाइम में ये आपके पास जो है इम्पल्स फाइंड करना है आपने, तो उस फोर्स को आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दें। फोर्स आपको मालूम है, इसमें बताई भी है 180 न्यूटन है, और आपको टाइम भी बता दिया है कितना 0.05। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, आपके पास इम्पल्स आ जाएगा। इसके यूनिट्स होंगे न्यूटन सेकेंड्स, जैसे कि फोर्स के यूनिट न्यूटन और टाइम के यूनिट सेकेंड्स होते हैं। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। इसको फाइंड करने के बाद उसने कहा फाइंड करें द मास ऑफ द बॉल। बॉल का मास क्या होगा? देखें ऑब्वियसली बॉल का एक्सेलरेशन आएगा, या फिर आपके पास चेंज इन मोमेंटम। जैसे देखें अभी भी मैंने बताया आपको कि जो चेंज इन मोमेंटम है ना, यही आपका इम्पल्स होता है। और इम्पल्स जैसा भी आपने ऊपर से फाइंड करके आए हैं, तो इम्पल्स फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, mv-u। यही फार्मूला मैंने यूज़ किया था पहले भी, mv-mu। आपको बताया हुआ था, बेशक आप रिवाइंड करके दोबारा देख लें। इसमें से बस मैंने मास कॉमन लिया। फाइनल वेलोसिटी बॉल की कितनी हो गई, मुझे लग रहा है 20 मीटर पर सेकेंड थी, इनिशियल 0 थी। इम्पल्स आपका यहाँ से आएगा, जो अभी आपने पीछे फाइंड किया है। ठीक है, यहाँ पे आपने एक वैल्यू फाइंड की थी, वो इम्पल्स की यहाँ पे आ जाएगी। इस इम्पल्स को यूज़ करते हुए आप मास फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू गाइस। ठीक है, स्पीड यस 20 मीटर पर सेकेंड थी। इसको आप बेशक दोबारा देख लीजिएगा। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। इसके बाद इसी क्वेश्चन में उन्होंने कहा है, लेकिन ये पार्ट डिफरेंट आ गया है। द हाइट टू विच द बॉल राइजेस, इग्नोर द एयर रेजिस्टेंस। आपने वो हाइट बतानी है जिस हाइट तक बॉल रेस किया है, और इग्नोर कर दें एयर रेजिस्टेंस को। तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता ही है, आपको उसका मास भी पता है, जो आप अभी भी पीछे फाइंड करके आए हैं। तो आप काइनेटिक एनर्जी भी तो निकाल सकते हैं ना, बाय यूजिंग द फार्मूला ½ mv²। अब ये इग्नोर कर दें ना अगर एयर रेजिस्टेंस को, सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है। यानी कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उतनी ही होगी जितनी काइनेटिक एनर्जी है जो अभी आपने फाइंड की है यहाँ से। पोटेंशियल एनर्जी की जगह आप लिख सकते हैं mgh। ठीक हो गया। और यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, जो भी आपके पास आई है पुट करेंगे उसको यहाँ पे आप, और यहाँ से आप इजीली हाइट फाइंड कर सकते हैं। मैथ्स तो आपको पता है, जी की वैल्यू भी आपको पता है, जस्ट आपने उनको पुट करके फाइंड करना है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, खुद से सॉल्व कर लेंगे तो आपको आइडिया हो ही जाएगा। ये वैल्यूज़ आपके सामने गिवन है। सेकेंडली यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, वाइल द बूट इज इन कॉन्टैक्ट विद द बॉल इज नो लॉन्गर स्फेरिकल। ऑब्वियसली वो थोड़ी सी स्क्वीज होगी। स्टेट द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉल। जब वो स्क्वीज होगी तो उस वक्त जो एनर्जी है, दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉल इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी हम इसको कहते हैं। आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर टू यू। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपके बिल्कुल नजरों के सामने। अंडरलाइन द पेयर ऑफ द क्वांटिटीज विच मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय टुगेदर टू कैलकुलेट द इम्पल्स। इम्पल्स फाइंड करने के लिए फोर्स चाहिए होता है और टाइम चाहिए होता है। ठीक है ना, तो फोर्स और टाइम हमारे पास बिल्कुल मौजूद है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक होगा जो हमें नज़र आ रहा है सबसे लास्ट में। अच्छा, फिगर 3.1 ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको कई दफ़ा देखने को मिलेंगे। फिगर 3.1 शोज अ कोलिजन बिटवीन द टू ब्लॉक्स A and B on the smooth horizontal surfaces. Before the collision, block A of the mass 2.4 kg is moving at the 3 meter per second. Block B of the mass is 1.2 kg is at rest. After the collision, block A and B stick together and move with the speed velocity v। और हमने वो फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड करेंगे ज़रा देखिएगा आप, आपके सामने मैं फाइंड करने चाह रहा हूँ। यू कैन सी हियर। देखें बात सुने, आपके पास जो टोटल मोमेंटम है ना ए का, वो कैसे निकलेगा, 2.4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपने 2.4 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। ठीक है, ये आपके पास कितना आएगा, 7.2।
इज इट क्लियर? 7.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये आ गया। इसका मोमेंटम 0 क्योंकि इसकी स्पीड 0 है, तो 7.2 + 0 7.2 आ जाएगा। ये टोटल मोमेंटम आ गया। टकराने के बाद अब ये दोनों स्टिक हो गए एक दूसरे के साथ, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? 2.4 में 1.2 ऐड करते हैं, टोटल हो जाएगा 3.6 kg। और अब इस 3.6 kg का मोमेंटम कितना होगा? इसकी स्पीड v है, तो मैं 3.6 kg को v से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये हो गया टोटल मोमेंटम टकराने के बाद, और टकराने से पहले टोटल मोमेंटम है 7.2। तो 7.2 को मैं अब 3.6 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि मैंने तो फाइंड करना है स्पीड, तो स्पीड फाइंड करने के लिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 2, आई थिंक सो 2 आना चाहिए। तो आपके पास जो स्पीड आई है वो 2 मीटर पर सेकेंड आई है। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू गाइस। ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंडली उसने कहा है द मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक ए बिफोर द कोलिजन, वो भी हमने फाइंड कर लिया था। द वेलोसिटी वी भी हमने निकाल ली थी। द इम्पल्स एक्सपीरियंस्ड बाय द ब्लॉक ए ड्यूरिंग द कोलिजन, ये देखें उसने पूछा है वो इम्पल्स बताएं जो कि ब्लॉक बी ने एक्सपीरियंस किया ड्यूरिंग द कोलिजन। तो अब देखें कैसे निकालूंगा मैं उस मोमेंटम को। हम चलते हैं वापस। तो ब्लॉक बी की जो वेलोसिटी में चेंज आया वो कितना आया? अभी अभी मैंने वेलोसिटी फाइंड की थी, वो मेरे पास थी, जो भी मैंने फाइंड की मेरे ख्याल 2 आई थी। अच्छा, अब ब्लॉक बी की पहले वेलोसिटी कितनी थी? 0। तो पहले मोमेंटम कितना है यहाँ पे ब्लॉक बी का? तो ब्लॉक बी का जो मोमेंटम है ऑब्वियसली वो 0 था, ठीक है ना? क्यों 0 था भाई? इसकी वेलोसिटी 0 थी पहले शुरू में, तो जब मैं वेलोसिटी को मैस से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही आएगा। अच्छा, अब बाद में ब्लॉक बी जो मूव कर रहा है वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? वो 1.2 का जो उसका मास है वो 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो ये हो जाएगी 2.4। अगर मैंने मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया तो बाद में ये आ गया मेरा बाद के मोमेंटम 2.4 न्यूटन सेकेंड्स। तो शुरू में मोमेंटम 0 है और बाद में 2.4 न्यूटन सेकेंड्स हो गया। तो चेंज कितना आएगा? 2.4 - 0 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 2.4। ये चेंज इन मोमेंटम है, और चेंज इन मोमेंटम ही इम्पल्स होता है। आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर टू यू गाइस। ठीक है, ये मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया और आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो चलें, बी को हमने इसका भी बता दिया, बी का इम्पल्स, क्योंकि हमने बी का मोमेंटम में चेंज निकाला तो बी के मोमेंटम में जो चेंज आया वो बी का इम्पल्स था। सो जस्ट व्हाई द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक ए एंड बी आफ्टर द कोलिजन इज लेस देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक ए बिफोर द कोलिजन। ऑब्वियसली कि टोटल काइनेटिक एनर्जी इसलिए लेस हो सकती है कि कुछ एनर्जी आपके पास फ्रिक्शन की वजह से हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, या जहाँ भी दो ऑब्जेक्ट्स को लाइट करते हैं वहाँ साउंड भी प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ भी साउंड एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। दैट्स वाई द रीज़न इज़ दिस कि आपके पास जो एनर्जी है वो लॉस हुई है और टोटल एनर्जी आपके पास सेम नहीं रही। ओके गाइस, आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। मोमेंटम मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बता दिया है। एक दफ़ा आप में से क्वेश्चन और देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। स्टेट द वर्ड इक्वेशन दैट डिफाइन द मोमेंटम। प्रोडक्ट है मास का और वेलोसिटी का। आपको 3.2 kg का ब्लॉक नज़र आ रहा है जो 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। 1.5 kg का ब्लॉक रेस्ट में है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बताएं बिफोर कोलिजन ए का मोमेंटम कितना होगा। ऑब्वियसली 3.2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। बी का मोमेंटम कितना होगा? 1.6 को 0 से मल्टीप्लाई कर दें, और फिर टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन आपका ब्लॉक ए मूव कर रहा है 1.5 से। बताएं बी किस स्पीड से मूव कर रहा होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम कर लेते हैं अभी आपके सामने। यू कैन सी हियर, यहाँ भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है देखें। अब मैं अगर इसका मोमेंटम निकालता हूँ तो 3.2 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये कितना आएगा? 4 2 8, 4 3 12, 12.8। इसका मोमेंटम कितना आ गया? तो रेस्ट में तो 0 हो गया। टोटल मोमेंटम कितना हो गया? 12.8 + 0 12.8 हो गया। ये मेरे पास टोटल मोमेंटम मैंने यहाँ लिख लिया टकराने से पहले, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब मैं फाइंड करने जा रहा हूँ टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, आफ्टर कोलिजन ब्लॉक ए जो है ना, जिसका मास 3.2 kg। आप कहेंगे यहाँ तो मास ही नहीं लिखा हुआ, तो भाई मास में थोड़ी चेंज आ रहा है कोई, मास तो 3.2 kg ही रहेगा। तो अब आप 3.2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से, ठीक है ना। 3.2 है यहाँ पे, मैंने 3.5 लिख दिया। 3.2 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी तो चेक करते हैं क्या आंसर आता है। आई थिंक मेरा ख्याल है तो यही आना चाहिए। बहरहाल 4.8 ये बनेगा 4.8 इसका मोमेंटम बनेगा। और बी का मास कितना है? 1.6। इसको इसकी स्पीड से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 1.6 भी। तो 4.8 मोमेंटम ए का आ रहा है
और बी का मोमेंटम जो उसका मास था वो 1.6 था, उसको मैंने उसकी स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया जो मुझे मालूम ही नहीं है। तो टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा 4.8 प्लस 1.6 वी। चलें जी, अब टकराने के बाद टोटल मोमेंटम हो गया 4.8, ये ए का मोमेंटम, और 1.6 वी ये बी का मोमेंटम। टकराने के बाद आपने करना क्या है, 12.8 में से माइनस कर देना है 4.8 को, जो आंसर आएगा उसको आपने क्या करना है जी, डिवाइड कर देना। 12.48 में से मैं माइनस करने जा रहा हूँ 4.8 को, तो इट बिकम्स 8.0, और डिवाइड कर दूंगा 1.6 से, तो आंसर मेरे पास जो आएगा वो वेलोसिटी आ जाएगी। किसकी वेलोसिटी? जिस वेलोसिटी से आपका बी मूव कर रहा है। आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर टू यू। मेरा नहीं ख्याल कितना आंसर आएगा, मुझे चेक करना पड़ेगा। 8.0 डिवाइड बाई 1.6, चेक कर लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। 8 डिवाइड बाई 1.6, ये मेरे पास 5 आ रहा है जी आंसर। ठीक हो क्या? आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर टू यू। ये आपको क्लियर हो गया होगा। 8 पॉइंट को हमने डिवाइड किया, 5 आंसर आ गया। ये 5 मीटर पर सेकंड आ गई स्पीड। तो 5 मीटर पर सेकंड स्पीड हमने फाइंड कर ली बी की भी। ठीक हो गया जी। आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर टू यू। आई एम गोइंग टू रेज इट। और इसका नेक्स्ट पार्ट अगर आप कहते हैं तो मैं वो भी करा देता हूँ आपको। और मास ऑफ द ए 3.2 kg, मास ऑफ द बी आपका देख लें। कैलकुलेट, हमने मोमेंटम कैलकुलेट किया ए का, हमने वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर ली। उसके बाद उसने कहा इन द कोलिजन दैट अकर ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी आर इन कॉन्टैक्ट फॉर द 0.050 सेकेंड्स। इतनी देर तक वो कॉन्टैक्ट में रहे हैं। कैलकुलेट द एवरेज फोर्स दैन एक्सर्टेड ऑन द बी ड्यूरिंग द कोलिजन। आपने बताना है कि बी पे जो फोर्स लगी है ड्यूरिंग द कोलिजन वो कितनी लगी है। अब आपने फार्मूला यूज़ किया, वही वाला जो इम्पल्स का फार्मूला है जो अभी हमने बात की है। यहाँ पे इम्पल्स का जो फार्मूला है वो है F इंटू टी। ये आपका इम्पल्स है, यानी एम वी माइनस एम यू। अच्छा, एम यू इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो थी, मैथ्स में भूल गया हूँ कितना था ब्लॉक बी का। चलें, जो भी मैथ्स था आप वो यहाँ पुट करेंगे ब्लॉक बी का। ये ब्लॉक बी की वेलोसिटी मुझे याद है जो आई थी, वो आई थी 5 मीटर पर सेकेंड। मैथ्स वो यहीं पे आ जाएगा, चाहे तो आप मैथ्स कॉमन ले लें और 5 माइनस 0 मैथ्स आप पुट करेंगे यहाँ पे। टाइम कितना है आपका 0.05, ठीक है। मैथ्स आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो यहाँ पे पुट हो जाएगा। और ये फोर्स आपने फाइंड करनी है, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं जी। ठीक हो गया। आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर टू यू। ये फार्मूले देखें बड़े इंपॉर्टेंट हैं, फार्मूले आपको याद होने चाहिए। आफ्टर द कोलिजन इन द बी द टोटल काइनेटिक एनर्जी, वही बात कर रहा है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक ए से जस्ट वन रीज़न फॉर दिस, कि क्या रीज़न है जी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्यों कम हो गई। रीज़न वही है कि टकराने के बाद जो एनर्जी थी आपकी वो साउंड एनर्जी में या फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। आई थिंक दिस वन विल बी क्लियर टू यू। ओके गाइस, स्टैंड ये आपके पास एक और क्वेश्चन है, चलें ये भी देख लें, कोई मसला नहीं है। स्टूडेंट एक्सप्लेन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द मास दैट इज मूविंग विद द स्पीड v। बहुत सिंपल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम स्क्वायर। स्टूडेंट एक्सप्लेन वेदर द काइनेटिक एनर्जी स्केलर और द वेक्टर क्वांटिटी। काइनेटिक एनर्जी जितनी भी एनर्जीज हैं भाई वो सब स्केलर होती हैं, क्योंकि जब भी हम एनर्जी को रिपोर्ट करते हैं हम उसके साथ साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट कभी नहीं बताते। फिगर शो कर रही है आपके पास दो कार हैं, बम्पर कार्स हैं। ये आपके फेयर ग्राउंड पे स्टेशनरी एम्प्टी कार 50 kg है और इसका जो है मास 200 kg और 2.5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। ही इज आस्किंग द कार विद द पैसेंजर ऑफ द टोटल मास 200 kg इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। इट इज ट्रेवलिंग एट द 2.5 मीटर पर सेकंड when it is stationary empty car of the mass 50 kg. After the collision, the empty car moved forward in the same direction at a speed of the 4 मीटर पर सेकेंड। कोलिजन के बाद जो एम्प्टी कार है ना वो 4 मीटर पर सेकेंड से मूव करना शुरू कर देती है। फॉर द कार विद द पैसेंजर डिटरमिन इट्स मोमेंटम व्हेन इट इज़ ट्रैवलिंग एट द 2.5 मीटर पर सेकेंड। चलें जी, जब 2.5 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करी उसका सिंपल हमने क्या करना है, 200 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देना है तो हमें मिल जाएगा उसका मोमेंटम। ठीक है, उसके बाद उसने कहा द स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन। अब आपने ये बताना है कि इसकी स्पीड क्या होगी। जो आपकी पहली वाली कार है जिसने हिट किया, जिसकी स्पीड 2.5 मीटर पर सेकेंड है और 50 kg जो है ना इसने मूव करना शुरू कर दिया। कितनी स्पीड से मूव करना शुरू कर दिया, इन्होंने बता दिया है कि आफ्टर द कोलिजन द एम्प्टी कार मूव फॉरवर्ड इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ द 4 मीटर पर सेकेंड। चलें इसमें हम फाइंड करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नाउ लिसन, अब इसमें ये देख लें आप कि ये जो टकराने के बाद 4 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगी, टकराने से पहले इसका मोमेंटम 0 है क्योंकि ये रेस्ट में, तो इसका तो मोमेंटम 0 है। इसका टकराने से पहले कितना होता है, 200 मल्टीप्लाई बाय कर लें 2.5, तो ये आपके पास आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 2.5 कर लेते हैं तो ये बनता है 500।
जी हाँ 500। तो टकराने से पहले टोटल मोमेंटम है 500। अब टकराने के बाद हुआ क्या है कि ये जो 50 kg वाली कार है ना, इसने स्पीड 4 मीटर पर सेकंड से मूव किया है, तो फिर इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, 50 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 200। और इसका मोमेंटम हमें नहीं पता, हाँ इसका मैस पता है, मैस इसका 200 है, लेकिन इसकी स्पीड कितनी वो हमें नहीं पता। हाँ ये ज़रूर पता है कि टोटल मोमेंटम इतना हो जाएगा 200 + 200v। अच्छा, टोटल मोमेंटम टकराने से पहले कितना था, 500 था, टकराने के बाद कितना हो गया, 200 + 200v। दोनों को इक्वल कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि जितना मोमेंटम टकराने से पहले है टोटल, उतना ही मोमेंटम टकराने के बाद होगा। तो 500 में से आप माइनस कर दें 200 को, जो आंसर आएगा आपने क्या करना है, ऑब्वियसली 300 आएगा, इसको आप 200 से डिवाइड कर दें। जब आप 300 को डिवाइड करेंगे 200 से तो आपके पास आंसर जो आएगा दैट इज़ 1.5। तो इट मीन्स कि जो पहली वाली कार थी, ये वाली कार टकराने के बाद इसकी स्पीड कम हो गई 2.5 से, और वो कम हो गई कितनी हो गई जनाब, वो हो गई 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो देखें मैंने सिंपल यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया है। टोटल मोमेंटम टकराने से पहले, टोटल मोमेंटम टकराने के बाद सेम रहा। आई थिंक मैंने ये बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप अगर इसको देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। थैंक यू क्लास, सो नाइस ऑफ यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।